26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी ने और कौन कौन से हथियारों से दुनिया को भारत का दम दिखाया, उसके बारे में आगे और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि सैन्य ताकत के साथ पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की इकोनॉमी की ताकत भी दिखाई। आज रिपब्लिक डे परेड में यूरोप के नेताओं पर सबकी नजर थी, तो कल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत और यूरोपीय देशों के बीच होने वाली मदर ऑफ ऑल डील, ऐतिहासिक डील पर। यह वो डील है जो 19 साल से अटकी हुई थी, जिस डील को लेकर ट्रंप और उनके लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं। उस डील को अब भारत की शर्तों पर डन किया जाएगा। इस डील को लेकर यूरोपीय देश काफी उत्साहित हैं। कल भारत और यूरोपीय देशों का समिट होगा, जिसमें डील पर मुहर लग सकती है। रिपब्लिक डे परेड में शामिल यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत एक सफल, दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सिक्योर बनाने वाला देश है और बनाएगा। भारत और यूरोप के बीच फ्री डील से भारत का सामान बिना टैक्स के या कम टैक्स के यूरोप के मार्केट में बिक सकेगा। अभी यूरोपीय मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट 4% टैरिफ लगता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भारत भी औसतन यूरोपीय सामान पर लगभग 10%, 9-10% के आसपास टैरिफ लगाता है। इसमें ऑटोमोबाइल्स पर तो 35%, प्लास्टिक पर 10%, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स पर 9.9% टैरिफ लगता है। इस डील से भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखा है। जैसे अमेरिका को नहीं बोला कि नहीं, इधर नहीं घुसाएंगे भाई तुमको अंदर, उधर बाहर रहो, तो अमेरिका उधर हाथ पैर मार रहा है। ये यूरोप वाले तैयार हो गए। भारत ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है। इस डील से भारत को फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन समेत 27 देशों में कम टैक्स वाली मार्केट मिल जाएगी। इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है, यूरोप को क्या फायदा होने वाला है, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। आज सिर्फ रिपब्लिक डे परेड की चर्चा नहीं है, इन तस्वीरों की बहुत चर्चा है कि नरेंद्र मोदी कैसे यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिल रहे हैं और इन बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका तक देख रहा है बॉस। दरअसल भारत जिन यूरोपीय देशों से डील करने वाला है, उस ब्लॉक की जीडीपी 122 लाख करोड़ रुपए, 122 लाख करोड़, और बाजार में 45 करोड़ उपभोक्ता हैं। एफटीए के बाद भारत को इस बड़े मार्केट में कम या बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी। अनुमान है कि इस डील के बाद भारत का ईयू में कारोबार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। यह भी खबर है कि भारत ने यूरोपीय कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कमी करने का ऑफर दिया है। अभी यूरोप में बनी कार्स पर इंडिया 70 से 110% ड्यूटी लगाता है। भविष्य में टैरिफ को 110% से घटाकर 40% और आगे 10% पर लाया जा सकता है। इस कदम से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपीय वाहन निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार में पहुंचना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये चूंकि इतना टैक्स लग जाता है तो थोड़ी महंगी हो जाती हैं गाड़ियां। हालांकि बीएमडब्ल्यू वगैरह तो अभी भी बिक रही हैं, लेकिन तब सोचिए और कितनी बिकेंगी जब ये टैक्स 110% से 40 या 10% रह जाएगा। यानी जो डिस्काउंट ट्रंप अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के लिए मांग रहे थे, वो डिस्काउंट मोदी ने उठाया और कहा कि ले जाओ यूरोपीय कार निर्माताओं, तुम लोग को दे देता हूं। अब इस डील से भारत और यूरोप दोनों की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। भारत और यूरोपीय देश ऐसे वक्त में डील कर रहे हैं जब दोनों के ही रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं चल रहे। भारत और ईयू ब्लॉक दोनों ही अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन अब अमेरिका को साइड करके भारत और ईयू ब्लॉक डील कर रहे हैं। जो डील ट्रंप भारत से करना चाहते थे, वो डील अब भारत यूरोपीय देशों से कर रहा है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन डाउन हो रही है। वो भारत से अच्छी डील का भरोसा देने लगे हैं। गणतंत्र दिवस पर अमेरिका से भी भर भर कर बधाई संदेश आया भाई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बधाई संदेश दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका और भारत हिस्टोरिक बॉन्ड शेयर करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के लोगों की तरफ से भारत की सरकार और उनके लोगों को बधाई देते हैं। ओ भैया, अभी तक तो टैरिफ दे रहे थे, अभी रिपब्लिक डे में बधाई मिलने लगी जैसे ही दिखा कि अरे हम तो बैठे रह गए, यूरोपीय यूनियन चला गया, उधर डील कर लिया। बागेश्वर बाबा ने सनातन बचाने का कौन सा 5G मंत्र दिया कि 6 लाख हिंदुओं की भीड़ आ गई। बागेश्वर बाबा की कथा में ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान, सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब इसका चैप्टर देखिए। जब हिंदुओं की बात हो ही रही है, तो बागेश्वर बाबा जो है वो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम कर दरबार लगाते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को एकजुट करो, गौरक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बागेश्वर बाबा को अपनी मुहिम में जिस तरह का समर्थन हिंदुओं से मिल रहा है,
वो देश में हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाने वाले इकोसिस्टम को हजम नहीं होता। इसलिए कभी पर्ची खोलने पर, कभी बिना लाग लपेट के बोलने पर, सब चीज पर बागेश्वर बाबा पे प्रश्न उठ जाता है। लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है। वो हर सवाल के बाद अपनी मुहिम में और मजबूती के साथ जुट जाते हैं। और राजस्थान में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में भाई साहब सनातन का ऐसा भौकाल दिखा है जिससे सनातन विरोधी इकोसिस्टम आईसीयू में चला जाए। बागेश्वर बाबा ने राजस्थान में कैसे सनातन का तूफान खड़ा कर दिया, कैसे रिकॉर्ड बना दिया। उनके कथा में ऐसा कौन आ गया जिस पे बवाल मचा हुआ है। ये 5G वाला मंत्र क्या है जिसने 6 लाख हिंदुओं की भीड़ जुटा दी। सबसे पहले बात राजस्थान के कोटा में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में उमड़े सनातनी जन सैलाब की। तस्वीर देख रहे हैं बॉस, पैर रखने की जगह नहीं। राजस्थान के कोटा में बागेश्वर बाबा की गौ माता महोत्सव श्रीराम कथा में लाखों सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी और कथा के आखिरी दिन तो भाई रिकॉर्ड ही टूट गया। कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ बागेश्वर बाबा की राम कथा को सुना। पंडाल के अंदर और बाहर जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ सनातनी भीड़ दिख रही थी। 6 लाख का दावा है बॉस, कोई मामूली नंबर नहीं है। यही नहीं, रामकथा की शुरुआत से पहले निकली कलश यात्रा में भी गजब की भीड़ जुटी। ऐसा लगा मानो पूरा कोटा शहर बागेश्वर बाबा की रामकथा से पहले कलश यात्रा में शामिल हो गया। देख रहे हैं, यानी बागेश्वर बाबा लगातार धर्मांतरण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हिंदुओं को कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, समझो इसको। बागेश्वर बाबा की कथा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखकर वहां लोग वो लोग क्यों परेशान नहीं होंगे जो हिंदुओं को जातियों में बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए बागेश्वर बाबा ने कथा में पहुंचे लाखों हिंदुओं को सनातन बचाने वाला 5G मंत्र दिया। अब आपके मोबाइल में तो 5G है, ये बागेश्वर बाबा कौन सा 5G मंत्र लाएं। अब ये भी देखिए कि बागेश्वर बाबा ने कथा में सनातन बचाने के साथ ही राष्ट्र रक्षा की भी बात कहा कि राम कथा के साथ ही राष्ट्र कथा भी जरूरी है। लेकिन विरोधियों को बागेश्वर बाबा को घेरने के लिए मुद्दा ढूंढना था तो मुद्दा बना दिया गया कथा में बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंचे जवानों को। पहाड़ों पर बर्फ भी गिर रही, टूरिस्ट भी गिर रहे। क्या गजब हो रखा है। पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी, मौज करने पहुंचे सैलानियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि सब घबराए हुए हैं। अब इसका चैप्टर बर्फबारी और नए साल के पहले लंबे वीकेंड का ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि बर्फबारी की खबर सुनते सब पहाड़ की तरफ निकल लिए। लेकिन वहां हो गया कांड। हजारों पर्यटक एक साथ पहुंच गए तो पहाड़ों पर लग गया लंबा जाम। कई लोग तो 20-25 घंटे एक ही जगह पर फंसे रह गए। कई लोग बर्फबारी के बीच कई किलोमीटर तक पैदल चलकर शहर पहुंचे, ऊपर से बर्फ में फिसलन अलग। मनाली, शिमला, कुफरी जैसे हिल स्टेशन पर घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बता रहे हैं। दूसरे लोगों को इस वक्त पहाड़ों पर न आने की सलाह दे रहे हैं। जो लोग बर्फबारी के बीच हिल स्टेशन तक पहुंच भी गए वो भी परेशान हैं। फिसलती बर्फ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। कई लोग तो मस्ती करने के चक्कर में चोट खा बैठे। आप देखिए क्या हालत हो रखी है। बर्फ तो गिरी रही है, लोग गिर रहे हैं। गाड़ियों के ब्रेक काम नहीं कर रहे। भीषण ठंड में लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में गलती कर दे रहे हैं, आफत मोल ले रहे हैं। भयंकर हालात हैं भाई। ये देखिए गाड़ी कैसे नाच रही है। जो लोग इस बर्फबारी के बीच हिल स्टेशन पर पहुंच भी गए उनके लिए मुसीबत कम नहीं है। लद लद लोग गिर रहे हैं। बर्फबारी के बीच जरा सी चूक हुई नहीं कि हादसा हो सकता है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखने में आपको हंसी आ रही होगी लेकिन बहुत भयंकर चोट लगती है। ये देखिए, ये देख रहे माथा पटका गया। कई लोग की गलतियों की वजह से उनको बहुत चोटें आई हैं। ये देखिए गाड़ी धाड़ से मार दी। कई लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़कों पर बर्फ की ऐसी परत जम जाती है कि ब्रेक काम नहीं करता। इतनी बर्फबारी में बाइक को संभालना कितना मुश्किल है आप देखिए। कार चला रहे लोगों के लिए मुसीबत ज्यादा होती है क्योंकि एक गलती जान पर भारी पड़ सकती है। मनाली में ऐसा ही एक हादसा हुआ है। एक कार ड्राइवर ने जाम से निकलने की जल्दी दिखाई तो उसकी कार खाई में जाके गिर गई। भाई देख रहे हैं वो रुक ही नहीं रही है। कैसे रुके, ब्रेक लगेगा नहीं बर्फ पे। कार को बचाने के लिए ड्राइवर ने पूरी जान लगा दी भाई कि गाड़ी रुक जाए। वो गाड़ी देखिए कार के साथ चला गया, ड्राइवर खड़ा हो गया आगे, लेकिन कार को खाई में गिरने से नहीं रोक पाया। तो इसलिए बर्फ देखने में तो फोटो में बहुत अच्छी लगती है कि हम भी जाएंगे रील बनाएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के निकलिए। बहुत खतरा रहता है, इतना आसान नहीं है भाई कि गए और रील बनाए और बर्फ में मजा करके चले। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आज देश रिपब्लिक डे मना रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि देश के संविधान की पहली और ओरिजिनल कॉपी कहां रखी है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन कभी सोचा है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी कहां है? आपको बताता हूं कि संविधान की पहली और ओरिजिनल कॉपी कहां है। संविधान की 3 मूल प्रतियों को सुरक्षित रखा गया है। तीनों प्रतियां संसद की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई।
ओरिजिनल कॉपी 22 इंच लंबी है और 16 इंच चौड़ी है। संविधान की ओरिजिनल कॉपी में 251 पन्ने हैं। इन कॉपियों को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है। नाइट्रोजन गैस से भरे एक चैम्बर में मूल प्रति रखी गई। दरअसल नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस होती है। इस पर किसी भी चीज की प्रतिक्रिया नहीं। इससे कागज या लिखावट पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। हर 2 महीने में संविधान की इस कॉपी की जांच भी की जाती है। संविधान की मूल प्रति पार्चमेंट यानी चर्म पत्र पर लिखी गई है, जो सामान्य कागज से ज्यादा टिकाऊ होता है। जिस कमरे में संविधान की मूल कॉपी को रखा गया है वहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है और नमी को 30% मेंटेन रखा जाता है। कमरे में रोशनी भी खास किस्म की होती है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें संविधान की ओरिजिनल कॉपी को नुकसान न पहुंचा सकें और इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। आज हमें लगा कि रिपब्लिक डे पर आपको इसके बारे में बताना चाहिए। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।